हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। हमारी एआईबी के लिए जो हमारी केस लॉ पीवाईक्यू सीरीज है, इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसका पहला लेक्चर है और आज हम बात करेंगे फैमिली लॉ के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं। हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे और उससे पिछले 10-12 सालों में जितने भी क्वेश्चंस केस लॉ से जुड़े हुए आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वन, सेकेंडली, जितने भी ऑप्शंस हैं यानी जितने भी केसेस के नाम मेंशन हो रहे हैं, हम उन केसेस को डिटेल में भी समझेंगे, ताकि आप सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर जान के मत जाओ, उस केस के बारे में डिटेल में समझ के जाओ, ताकि आपको कभी उस केस पे दोबारा क्वेश्चन आए, किसी और फॉर्मेट में आए, आप तो भी आंसर कर सको। ठीक है। केस लॉ से अप्रॉक्स ओवरऑल पूरे पेपर में 15 से 20 सवाल आते हैं। इंपॉर्टेंट है। कुछ सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है, जैसे फैमिली लॉ से ज्यादा आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल से ज्यादा आते हैं, पीआईएल हो गया, टॉर्ट हो गया, इनसे ज्यादा आते हैं। एंड केस लॉस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एआईबी नॉर्मली तो एक ओपन बुक एग्जाम है, ठीक है, तो आपके पास किताब होती है वहां पे, बट केस लॉस के लिए कोई बुक भी नहीं होती। सो इसको जरूर जरूर अटेंड करना। दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर लेक्चर हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लेक्चर की पीडीएफ, पीवाईक्यूज की पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ, सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो वहां ग्रुप पे पूछ भी सकते हो। ठीक है। सिलेबस में आज हम बात कर रहे हैं फैमिली लॉ की। इससे 8 सवाल आते हैं। 8 में से अप्रॉक्स 2 से 3 सवाल आ जाते हैं केस लॉ के, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हिंदू और मुस्लिम मिला के बन जाते हैं। टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे बढ़ते हैं। पीवाईक्यूज जस्ट अपडेटिंग यू, 30 सेकंड में अपडेट दे रही हूँ। 2014 से लेके जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ है उसके सारे पीवाईक्यू टॉपिक वाइज चैनल पे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उन्हें जरूर देखना। बेयर एक्ट की रैपिड रिवीजन सीरीज हमारी अभी चल रही है। जब तक आप देखोगे प्रोबेबली कंप्लीट हो चुकी होगी। एंड इसमें हम सारे सब्जेक्ट के बेयर एक्ट क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, स्पेशली द इंडेक्स पार्ट की वो आपको एग्जाम में हेल्प करे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following cases was it held that the rights conferred under Section 25 of the Hindu Adoption and Maintenance Act supersedes any contract to the contrary? The fact that the date of a decree makes no difference. हमसे कहा गया कि किस केस में बात कही गई है कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का जो, हमसे पूछा गया है कि किस केस में ऐसी बात हुई थी कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है उसका जो सेक्शन 25 है, ठीक है, किस केस में ऐसा हेल्ड किया गया कि जो भी राइट्स कन्फर करता है सेक्शन 25 हम पे, वो सुपरसीड करते हैं एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। सिंपल सी बात है कि अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, गार्जियनशिप से जुड़ा हुआ, एडॉप्शन मेंटेनेंस से जुड़ी हुई बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे नॉट गार्जियनशिप, तो उस केस में आप अगर मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखवा ले रहे हैं, वो वेब मैटर नहीं करता। सेक्शन 25 जो राइट्स देता है वो सुपरसीड करते हैं। ये बात किस केस में कही गई थी? सुंदराबाई वर्सेस सुपैया, मुकेश वर्सेस भारती टेल, अमरल सावी वर्सेस थयू अमल, या फिर लक्ष्मी वर्सेस कृष्णा। इसका करेक्ट आंसर है सी, सेमी अमल वर्सेस थयू। इतना आपको पीवाईक्यू सीरीज में भी मिला होगा। अब केसेस को डिटेल में समझते हैं। पहला केस देखते हैं, टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुबैया केस। 1983 का केस है, इसे मोस्टली सुबैया केस बोलते हैं। याद रखो कि ये केस जुड़ा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट अगर शॉर्ट में बताऊं तो क्या होता है? एक कपल है, जब आप शादी करते हो तो कोहैबिटेशन, साथ रहना, संबंध बनाना, उस रिश्ते से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आपका हक भी होता है। ठीक है। तो अगर आपका सामने वाला पार्टनर जो है, हस्बैंड या वाइफ कोई भी, आपसे वो हक छीन रहा है, अलग जाके रहने लग रहा है बिना किसी जेन्युइन वजह के, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। कॉन्जुगल राइट्स, साथ रहना, संबंध बनाना, एक पति पत्नी के रिश्ते में रहना मेरा हक है, वो मुझसे छीना जा रहा है। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स उसे कहते हैं। सेक्शन 9 में इसकी बात होती है। ठीक है, चलो हिंदू मैरिज एक्ट में अब हम देखते हैं केस किस बारे में। द लैंडमार्क लीगल केस कॉमनली रिफर्ड इन इंडियन मैट्रिमोनियल लॉ इन्वॉल्विंग सुबैया, ये केस का नाम है आपका, 1983 का केस है। हिस्टोरिक जजमेंट क्यों था? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बिकेम द फर्स्ट टू डिक्लेयर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर वायलेटिंग इंडिविजुअल प्राइवेसी एंड बॉडीली इंटीग्रिटी। तो आपसे पूछा जाए अगर कभी कि इस केस में हुआ क्या था, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। आज की डेट में आपका हो गया वैलिड है, मैं आगे बताती हूँ, ध्यान से सुनना। इस केस के फैक्ट्स क्या है? देखो, शादी हुई थी दो लोगों में, सरिता और सुबैया में, ठीक है, 1975 में। कब हुई थी? जब वो 16 साल की थी। सेपरेशन हो गया, इमीडिएटली आफ्टर मैरिज कपल सेपरेट हो गया, अलग अलग रहने लगे तकरीबन 5 साल तक। सरिता अपने करियर पे काम करती रही। लीगल एक्शन की बात करें तो सुबैया ने पिटीशन फाइल की रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को लेके सेक्शन 9 में, ठीक है, और डिमांड किया कि सरिता कंपेल्ड है, उसके ऊपर ये नियम है कि वो आए और मेरे साथ रहे। ठीक है। चैलेंज क्या किया सरिता ने कोर्ट में? 2 ग्राउंड्स पे।
पहला तो ये बोला कि इट लैक्ड जियोग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन, कि मैं जहां रहती हूँ वहां पे केस नहीं हुआ, कहीं और किया एक्सेट्रा, कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ये तो चलो एक बात हुई। दूसरा जो चैलेंज किया वो था कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। वो कह रही है मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, ये मेरा एक राइट है कि मुझे किसी इंसान के साथ नहीं रहना, कोई वजह है अगर मेरे पास, तो क्यों आप कैसे मुझे जबरदस्ती फोर्स कर सकते हैं किसी के साथ रहने को, ये मेरे इंडिविजुअल राइट्स का वायलेशन है। तो क्या हुआ, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एंटायरली इन फेवर ऑफ सरिता रूल किया कि हाँ बिल्कुल सही बात है, और उन्होंने प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन देते हुए ये कहा कि सेक्शन 9 को जो है वॉइड डिक्लेयर कर दिया। पहली बात तो जस्टिस पीए चौधरी ने सेक्शन 9 को स्ट्राइक डाउन कर दिया और बोला दैट अ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि हर इंसान की पर्सनल लिबर्टी है अपनी तरीके से डिग्निटी से जिंदगी जीने का हक है, हम कैसे किसी औरत को फोर्स कर सकते हैं, तो उस महिला के साथ गलत हो रहा है। ये भी बोला कि ये वायलेशन ऑफ बॉडीली इंटेग्रिटी है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक इंडिविजुअल को फोर्स करना कि वो जाके अपने स्पाउस के साथ रहे जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ, तो ये स्टेट की तरफ से जबरदस्ती आप किसी को रहने को कह रहे हैं, और वो भी इंटीमेट डिसीजन, सिर्फ साथ रहने की बात नहीं है, शारीरिक संबंध बनाने से लेके इंटीमेसी हर चीज इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो आप किसी की मैरिटल प्राइवेसी और ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा कोर्ट ने कहा जेंडर डिस्पैरिटी। कोर्ट ने कहा कि वाइल सेक्शन 9 अपीयर्स टू बी जेंडर न्यूट्रल ऑन पेपर, इंडिया का पेट्रियार्कल सेटअप ऐसा है कि ये चीजें ज्यादा औरत के खिलाफ ही यूज होंगी। तो बेसिकली कोर्ट ने कहा कि कहने को तो हस्बैंड वाइफ दोनों इसको क्लेम कर सकते हैं, पर ज्यादातर केस में क्या होता है, औरत ही घर छोड़ के जाती है कि उसको मारा पीटा जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, वट, बहुत कम केसेस होंगे कि जहां पे हस्बैंड छोड़ के जा रहा होगा इस तरीके से, तो इसका गलत इस्तेमाल होगा इस लॉ का। फाइनल जजमेंट क्या आया, कोर्ट ने डिसाइड किया, the court affirmed that resided together implies a stable matrimonial home since their last residence was Madras। तो एक तो jurisdiction उस कोर्ट का होगा, दूसरा इसको जो है सेक्शन 9 को स्ट्राइक डाउन कर दिया, ठीक। सब्सिक्वेंट लीगल एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है समझना, नहीं तो कहोगे आज की डेट में हम इसे पढ़ते क्यों हैं। जब टी सरिता केस तो बहुत सेलिब्रेट हो रहा था, इसमें कुछ लीगल पोजीशन शॉर्ट लिव थी। कुछ महीने बाद क्या हुआ, डिसएग्रीमेंट 1983, दिल्ली हाई कोर्ट ने हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह चौधरी, ये भी इंपॉर्टेंट केस है याद रखना, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर ही देती हूँ यहाँ पे आपके लिए। हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह चौधरी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्रांगली डिसएग्री किया, क्या कहा, दे स्टेटेड दैट इंट्रोड्यूसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनटू प्राइवेट होम वुड इरोड द फाउंडेशंस ऑफ मैरिज, कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अगर किसी के प्राइवेट घर में घुसा देंगे ना तो शादी का फाउंडेशन ही बेकार हो जाएगा। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में सेटलमेंट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफिशियली ओवरटर्न, जो भी जजमेंट आया था, जो भी हमने पढ़ा टी सरिता सुबैया केस में, उसको ओवरटर्न किया। किस केस में, अब ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा 1984, इस पे भी क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, आपको ये केस पता होना चाहिए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में सरोज रानी केस में क्या बात कही कि नहीं, सेक्शन 9 कॉन्स्टिट्यूशनली एकदम वैलिड है, ये इनवैलिड नहीं है, और बोला कि इसका कोर पर्पस है इज टू ब्रिंग अबाउट हार्मनी बिटवीन स्ट्रेंज्ड कपल एंड नॉट टू फोर्स सेक्सुअल रिलेशन। उन्होंने कहा कि हमारे इस लॉ का एसेंस है कि जो कपल में कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया है, मान लो बीवी गुस्से में घर छोड़ के चली गई एक्सेट्रा, आप हार्मनी लाने के लिए, इसलिए नहीं कि हम किसी पे सेक्सुअल रिश्ता फोर्स करना चाहते हैं। और ये बोला कि जब वो छोड़ के जा रही है तो रीजनेबल कॉज होगा, अगर वो रीजनेबल कॉज दे देगी तो कोर्ट क्यों फोर्स करेगा उसे, ठीक है। Despite being overturned, T. Sarita case remains a foundational landmark, heavily referenced in modern Indian legal debates surrounding bodily autonomy, marital rape, and privacy right। तो भले आज ये केस ओवरटर्न हो चुका है, सेक्शन 9 जो इनवैलिड डिक्लेयर किया गया था वो वापस वैलिड हो चुका है, पर ये केस लैंडमार्क है। इसमें हमने 3 केसेस पढ़े इतनी देर में। पहला केस तो आपने ये पढ़ा, सरिता वर्सेस सुबैया केस, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा आपने केस का नाम पढ़ा हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह चौधरी 1983 दिल्ली में। फाइनल डिसीजन कहाँ आया, सरोज रानी केस में सुदर्शन कुमार चड्ढा के अगेंस्ट 1984 में, जिसमें वापस सेक्शन 9 को रेस्टिट्यूट किया गया कि नहीं नहीं बिल्कुल सही है, वैलिड है और हमारा एसेंस जायज है। अगला केस कौन सा दिया था, मुकेश टेली वर्सेस भारती टेली 2005, याद रखना ये मेंटेनेंस का केस है। मुकेश टेली वर्सेस भारती टेली एंड अदर्स इज अ फैमिली लॉ केस, ठीक है, डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना, फैमिली लॉ से रिलेटेड केस है, फॉर्मली अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। किस बारे में है, इंटरिम मेंटेनेंस टू फैमिली मेंबर। जल्दी से देखते हैं डिस्प्यूट क्या था।
केस ओरिजिनेट हुआ भारती टेली एंड द चिल्ड्रन फाइल्ड एन इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन डिमांडिंग इंटरिम मेंटेनेंस। इंटरिम क्या होता है? टेम्परेरी, जब तक ये प्रोसीडिंग चल रही है, मान लो किसी की दो लोग की डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है, तो जब तक ये कार्रवाई चल रही है टेम्परेरी आपको चीज प्रोवाइड करेंगे तो वो इंटरिम होती है, ठीक है। तो उन्होंने डिमांड की इंटरिम मेंटेनेंस मुकेश तेली से, किस रेट पे? 53,200 रुपीज पर मंथ। हम इसको अभी अपने लिए 50,000 आम भाषा में बोलेंगे, अदरवाइज स्पेसिफिक अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली वाइफ जो है उसने अपने बच्चों के साथ घर छोड़ा और डिमांड की इंटरिम मेंटेनेंस मुकेश टेली से इतनी। द लोअर फैमिली कोर्ट ऑर्डर्ड मुकेश टेली टू पे इंटरिम मेंटेनेंस। लोअर फैमिली कोर्ट ने सीधे सीधे कहा आप इतनी मेंटेनेंस दीजिए। मुकेश ने जो है एक सिविल रिवीजन पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में, चैलेंज किया इस ऑर्डर को दो आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे। पहला, इनकम डिस्क्रिपेंसी, कि इतना ज्यादा मेंटेनेंस बोल रखा है, मेरी इनकम देखिए उसके हिसाब से बात कीजिए, है ना, कि इतना रियलिस्टिक मतलब बनता नहीं है मेंटेनेंस क्योंकि मेरी इनकम जिस हिसाब से। सेकंड बोला लीगल मेंटेनेबिलिटी। उन्होंने आर्ग्यू किया दैट एन एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेंटेनेंस फाइल्ड अंडर जनरल इनहेरेंट पावर्स ऑफ सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी वाज नॉट लीगली मेंटेनेबल। फाइनल जजमेंट क्या आया? हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ की रिवीजन पिटीशन को। उन्होंने अपील किया लोअर फैमिली कोर्ट का जो डिसीजन था और ये कहा दैट मुकेश टेली वाज रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंटरिम फाइनेंशियल सपोर्ट टू हिज फैमिली। तो बोला कि नहीं नहीं, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप मेंटेनेंस देंगे। हाउएवर कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि मेंटेनेंस का कैलकुलेशन बैलेंस्ड होना चाहिए सामने वाले की इनकम को ध्यान रखते हुए। तो ये बात याद रखो कि मुकेश वर्सेस भारती टेली जो केस है ये मेंटेनेंस को लेके है, ठीक है। अगला केस है अमरल सावी वर्सेस थयू अमल, जो हमारा आंसर था इस क्वेश्चन में। मेंटेनेंस फिक्सिंग को लेके क्वेश्चन है यहाँ पे। थयू अमल, अ हिंदू विडो, had previously entered into a compromise decree with the legal heirs। इसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, पढ़ लेना बाकी पॉज करके। थयू अमल एक हिंदू विडो थी। ये केस है जब ये एक्ट आया था ना सक्सेशन का, उससे पहले का। तो तब और उस टाइम पे वैसे भी हिंदू मैरिज एक्ट भी नहीं था, तो एक से ज्यादा शादी लोग कर सकते थे, ठीक है। तो एक आदमी के मरने पे एक से ज्यादा विडो होती थी। जब हमने सक्सेशन पढ़ा है हमने इसके बारे में बात की है, ठीक है। तो थयू अमल एक हिंदू विडो थी, ठीक है। उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज डिग्री पे अग्री किया था लीगल एयर्स के साथ। लीगल एयर कौन थे? सेकंड वाइफ थी और अडॉप्टेड बेटा था, ठीक है। और जब उनके डिसीज्ड हस्बैंड की डेथ हुई तो जो फाइनेंशियल मेंटेनेंस थी उसको लेके उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज डिग्री साइन की थी, ठीक है। इस डिग्री में इन्होंने क्या किया? एक्सप्लिसिटली, मतलब बिल्कुल सामने से खुलेआम होशो हवास में अग्री किया कि वो एक फिक्स स्पेसिफिक सम अपनी मेंटेनेंस के लिए लेंगी और अपना राइट टू क्लेम एनी फ्यूचर इंक्रीज वेव कर दिया। बेसिकली उन्होंने जो लीगल एयर्स थे, जो सेकंड विडो थी और अडॉप्टेड बेटा था, उनके साथ एक डिग्री साइन की कि मैं एक फिक्स अमाउंट ऑफ पैसा या जो भी मेंटेनेंस है हर महीने आपसे लूंगी और आगे चल के कभी इसको बढ़ाने की बात नहीं होगी और अपना कोई और क्लेम नहीं करूंगी। कई साल बाद जिंदगी में सर्कमस्टांसेस बदले, फाइनेंशियल इन्फ्लेशन हुआ। भाई मान लो कोई 5,000 रुपए पे राजी हो गया था आज से 50 साल पहले। 50 साल ज्यादा है बट लोग तो जिंदा रहते हैं ना। आज की डेट में 5,000 में सॉरी गुजारा तो नहीं हो सकता। तो सामने वाला कहेगा भाई इन्फ्लेशन इतना हो गया, मैं कैसे रहूं 5,000 में, तब बहुत थे आज नहीं है। तो उन्होंने इन्फ्लेशन और सब कुछ देखते हुए नया लॉ सूट फाइल किया कि मेरी ये जो मेंटेनेंस है मंथली ये बढ़ानी चाहिए। सामने वालों ने आर्ग्यू किया कि नहीं नहीं, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि आप कुछ नहीं बढ़ाओगे एक्सेट्रा। तो मद्रास हाईकोर्ट ने यहाँ पे जो कहा ये इंपॉर्टेंट है। अब Madras High Court ruled that a maintenance amount can be increased under Section 25 of Hindu Adoption and Maintenance Act, despite a prior contract or compromise decree prohibiting future enhancement। भले आपने मुझसे लिखवा लिया है कि मैं फ्यूचर में पैसे नहीं बढ़ाऊंगी, पर मेंटेनेंस का अमाउंट बढ़ाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 25, ठीक है। The court affirmed that statutory rights for maintenance cannot be waived by private agreement। अगर किसी का कोई हक बनता है, प्राइवेट एग्रीमेंट करा के आप उसके वो राइट्स वेव नहीं करवा सकते, उससे खत्म नहीं करवा सकते, ठीक है। अलाउइंग फॉर इंक्रीज पेमेंट ड्यू टू चेंजिंग इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। तो याद रखना था यूएमएल केस मेंटेनेंस को लेके कि समय के साथ मेंटेनेंस बढ़ सकती है, इस बारे में बात थी। और प्राइवेट एग्रीमेंट करने की वजह से आप उसके राइट्स को वेव ऑफ नहीं कर सकते। अब एक बार जल्दी से क्वेश्चन देखो क्या था, कैसे आंसर करोगे। क्वेश्चन था कि किस केस में बात की गई कि राइट्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सुपरसीड्स एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। तो कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, डज नॉट मैटर, सेक्शन 25 ज्यादा ऊपर माना जाएगा, ठीक है। आई होप अब थयू अमल आंसर क्यों है आपको समझ में आ गया। अगला केस दिया था लक्ष्मी वर्सेस कृष्णा। लैंडमार्क केस है फैमिली लॉ में, क्यों है? कर्नाटका का केस है, इन्वॉल्विंग मेंटेनेंस राइट्स एंड फ्रॉडुलेंट एसेट एलिएशन अंडर हिंदू लॉ, ठीक है। सुनते हैं क्या है। डिस्प्यूट था लक्ष्मी और जो छोटी बेटी है रोहिणी, उन्होंने घर छोड़ा 1943 में।
क्यों? हस्बैंड था कृष्ण भट्ट, उसका घर, उसने दूसरी शादी कर ली थी और लक्ष्मी को मारता पीटता था, क्रुएल्टी करता था, ठीक है। तो आदमी ने दूसरी शादी कर ली, वाइफ ने अपनी बच्ची के साथ घर छोड़ दिया। लक्ष्मी ने फिर स्यू किया अपने हस्बैंड को पास्ट और फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए, कि जितने टाइम में निकल के घर से अलग रही उसका मेंटेनेंस, और आगे चल के जो बेटी के साथ रहूंगी उसका मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस ना देनी पड़े इसके लिए कृष्णा भट्ट ने क्या किया, एक मेक बिलीव प्रॉपर्टी सेल टू अ थर्ड पार्टी। ऐसा समझो कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, कोई मुझसे मेंटेनेंस क्लेम करने आ रहा है, मेरी प्रॉपर्टी की वर्थ 1 करोड़ है, तो मेंटेनेंस का अमाउंट उस बेसिस पता ही होगा क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है। तो मान लो मैंने अपने ही भाई को बेच दी, किसी और को नहीं बेची, अपने ही भाई को बेच दी, और अब मैं क्या खड़ी हो गई हूँ कि यार देखो मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं कैसे कर सकती हूँ एक्सेट्रा, ठीक है। तो उन्होंने थर्ड पार्टी के नाम पे बेच दी कि मेरे पास तो कोई एसेट्स ही नहीं है। जज ने यहाँ पे क्या कहा, High Court ruled in favor of Lakshmi. The court held that a stepmother is no substitute for a natural mother. ये सेंस में कि आप कल को बोल दो कि बच्ची को तो मैं रखने को तैयार हूँ, नहीं, उसकी नेचुरल मदर है, आप स्टेप मदर के पास जबरदस्ती क्यों रखवाएंगे, ओके। एंड लक्ष्मी हैड अ वैलिड रीजन टू लिव सेपरेटली, उसकी अलग रहने की वजह एकदम जायज थी, पहली बात। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, it declared the property transfer fraudulent and created a formal financial charge over Krishna Bhatt properties to ensure Lakshmi and her daughter received their ongoing maintenance payment. उन्होंने कहा ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर इसने किया ये फ्रॉडुलेंट है क्योंकि उसने मेंटेनेंस से बचने के लिए किया है, तो इसको नहीं माना जाएगा, एंड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी मेंटेनेंस डिसाइड होगी। तो लक्ष्मी वर्सेस कृष्णा केस याद रखो, मेंटेनेंस फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन हमारा अब खत्म हुआ है क्योंकि हमने चारों केस डिटेल में डिस्कस किए हैं। लैंडमार्क केसेस हैं, इन केसेस के बहुत रिपीट होते हैं, तो प्लीज एंड तक जरूर देखना। एंड जो लेक्चर के एंड तक रुकेगा दे विल गेट अ सॉरी, गला खराब है थोड़ा। एंड जो लेक्चर के एंड तक रुकेगा दे विल गेट अ बोनस आल्सो, बिकॉज वहां पे एक प्रॉपर सी क्यूट सी लिस्ट ऐड की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट इन 2017 डिक्लेयर्ड pronouncements of talaq thrice at one time by a Muslim husband as unconstitutional। अगर थोड़ा भी न्यूज देखते होगे ना तो आपको इस बारे में पता होगा मोस्ट प्रोबेबली। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक, तलाक बिद्दत जिसे कहते हैं, जिसमें 3 बार तलाक 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 बोला और वो तलाक हो गया, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। शबाना अंसार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शमशीर अंसारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर शिरीन मीरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई एम सॉरी, इसका आंसर है सी, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो बेर एक्ट अटैच्ड है, मुस्लिम लॉ का बेर एक्ट देखोगे यहाँ पे केस का नाम मेंशन्ड है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये तो बात हो गई केस की, देख लेते हैं। 2017 का केस है, ट्रिपल तलाक केस के नाम से भी फेमस है। ट्रिपल तलाक या तलाक की बिद्दत क्या होता है कि आपने एक ही बार में बैठे बैठे सामने वाले को तलाक 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 बोला एंड यू आर डन। प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद द मूवी हक डैट केम, जिसमें यामी गौतम थी, ब्रिलियंट मूवी, अच्छी थी देखने में। आपने ये तलाक उसमें देखा है? यस, जो तलाक दिखाया था, जो दिया था कैरेक्टर ने अपनी वाइफ को, इमरान हाशमी के कैरेक्टर ने, कि वो पैसे रखते गए थे 3 गड्डी, अगर आपने वो सीन देखा हो, और 3 बार तलाक बोला, दैट इज ट्रिपल तलाक। उसकी बात वहां पे लेकिन नहीं है। उस वो जो केस है वो शाहबानो केस से रिलेटेड है, वो मेंटेनेंस का केस था। आपको अगर मूवी याद हो, पूरी मूवी में लड़ाई तलाक से ज्यादा इस बारे में थी कि मेरी मेंटेनेंस, बच्चों की मेंटेनेंस, देख देखाल रखभाल कौन करेगा, है ना, देख रेख कौन करेगा, हमारा खर्चा कैसे चलेगा। मेंटेनेंस का केस मत कंफ्यूज होना, इन दो केसेस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देर इज अ केस कॉल्ड शाह बानो केस, और वो मूवी में यामी यंग थी, एक्चुअली वो बुजुर्ग महिला थी, ठीक है। शाह बानो केस मेंटेनेंस के लिए, शायरा बानो केस 2017 ट्रिपल तलाक, वो जो तलाक मूवी में दिखाया था उसको ट्रिपल तलाक कहते हैं। आज की डेट में कोई अपनी बीवी को वो तलाक देगा, कोई मुस्लिम आदमी, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, उसको जेल हो सकती है, ठीक है। डिस्प्यूट क्या था, शायरा बानो को उसके हस्बैंड ने वही इंस्टेंट तलाक, और ये इररिवोकेबल होता है, ये वापस नहीं ले सकते आपकी, ऐसा नहीं कि मूड बदल गया, अच्छा सॉरी गलती से बोल दिया, नहीं, इट्स डन, ऐसा होता है। तो उसके हस्बैंड ने लेटर के थ्रू उसको ये तलाक दे दिया, ठीक है। उसने रिट पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंज किया इसको कि ये गलत है मेरे साथ, ठीक है। उसने ट्रिपल तलाक, पॉलीगैमी, निकाह हलाला, इनको चैलेंज किया। जजमेंट आया 3-2 के मेजोरिटी डिसीजन से, 5 लोग की बेंच बैठी थी। उन्होंने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और वॉइड डिक्लेयर किया है, ठीक है। क्लियरली, मतलब कि एक तो माना ही नहीं जाएगा, तुम बोलते रहो गिना नहीं जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है एंड इलीगल है, गैर कानूनी है। किसी चीज में इलीगल लिखने का मतलब आपको उसके लिए सजा हो सकती है, ठीक है। लीगल इम्पैक्ट क्या है इस केस का, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी, सही बात है, इट वायलेट्स आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। दिस केस डायरेक्टली लेड द पार्लियामेंट टू इनैक्ट मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जिसने ऑफिशियली क्रिमिनलाइज कर दिया इस प्रैक्टिस को, आज ये क्राइम है।
आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, किस ईयर में हुआ, किस केस में हुआ, ये सब जुड़ा हुआ हो सकता है। या ये पूछ सकते हैं कि शायरा बानो केस से कौन सा एक्ट निकल के आया। तो इस नाम से आपको याद होना चाहिए, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, डिवोर्स नहीं, मैरिज, ठीक है। यही है एक्ट, यही है। ओके, डन। चलो, द केस ऑफ मोहम्मद अलादात खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान किस चीज से रिलेटेड है? प्रियम्पशन, गिफ्ट, मेहर या एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेटर्निटी। ये चीजें क्या है, ये समझने के लिए पीवाईक्यू सीरीज देख लेना, हम अभी केस की बात करेंगे। आंसर इज डी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेटर्निटी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद पीवाईक्यू सीरीज में गलत पढ़ा दिया था मैंने, कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दिया होगा, जरूर देख लेना, ठीक है, पिंड होगा वो कमेंट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेटर्निटी का केस है मोहम्मद अलादात खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान। क्या हुआ इस केस में? देखो, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेटर्निटी को इकरार भी कहते हैं। किसी चीज को एक्नॉलेज करना मतलब इकरार करना, मानना। पेटर्निटी का एक्नॉलेजमेंट मतलब मानना कि हाँ ये मेरी औलाद है, ठीक है, मुझे सबूत की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ ये मेरी औलाद है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट इसे कहते हैं। ओके, द केस अरोज फॉलोइंग द डेथ ऑफ अ वेल्दी मैन। गुलाम गौस खान थे, उनकी डेथ हो गई, उनकी प्रॉपर्टी उनके एयर्स में। देखो, गुलाम गौस खान थे, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी प्रॉपर्टी अब उनके एयर्स में बंटनी थी। डिफेंडेंट कौन है? मोहम्मद इस्माइल खान, जिन्होंने कहा कि वो लेजिटिमेट सबसे बड़े बेटे हैं और उन्होंने सारी स्टेट संभाल ली। प्लेंटिफ कौन है? मोहम्मद अलादात खान और उनकी बहन, ठीक है। उन्होंने इस्माइल को स्यू किया कि हमारा भी हक बनता है इसमें, क्योंकि हम भी सिबलिंग्स हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है? इस्माइल ने क्या कहा कि अलादात जो हैं वो मेरे पेरेंट्स की शादी के पहले पैदा हुए थे, वॉज बॉर्न बिफोर देयर पेरेंट्स वर मैरिड, नॉट हिज पेरेंट्स। बेसिकली वो किसी और औरत की औलाद हैं, ये दो अलग अलग लोग जो हैं। तो इस्माइल का कहना था कि अलादात जो हैं, जब उनकी मदर की शादी नहीं हुई थी उनके फादर से, यानी कि गुलाम गौज और मोती बेगम, तब पैदा हुए थे, वॉज बॉर्न बिफोर देयर पेरेंट्स वर लीगली मैरिड। इसीलिए वो इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं और इसलिए वो इनहेरिट नहीं करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। एक आदमी की डेथ होती है, उसका एक बेटा सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, दूसरा बेटा आके खड़ा हो गया, मेरा भी हक बनता है। तो पहले जो बेटा था जिसको प्रॉपर्टी मिली है, उसने कहा कि मेरी, ये जो क्लेम कर रहे हैं, इनकी माँ की शादी नहीं हुई थी मेरे फादर से जब ये पैदा हुए थे, लीगली शादी नहीं हुई थी, तो ये इलेजिटिमेट है, इसलिए इसका हक नहीं बनता। एविडेंस क्या है? हाउएवर, गुलाम गौस जो थे, उन्होंने ओपनली पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस भी किया, लोगों को बताया भी, एक्नॉलेज भी किया कि ये मेरा बेटा है पूरे समाज के सामने। तो भले वो दूसरी बीवी से हुए, ऑल्दो इस्लाम में एक से ज्यादा शादी अलाउड है, तो वो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, पर उन्होंने उसको हमेशा अपने बेटे का दर्जा दिया, किसी से मिलवाया तो बेटा बोल के मिलवाया, सारे हक दिए बेटे के, ठीक है। तो हाई कोर्ट फॉर्मली रिवर्स, लोअर कोर्ट ने पहले तो मान लिया था, पर हाई कोर्ट ने इस डिक्री को रिवर्स कर दिया। उन्होंने बोला बिकॉज गुलाम गौस खान हैज कंसिस्टेंटली ट्रीटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड अलादाद एज इज लीगल सन टू द फैमिली एंड कम्युनिटी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, क्योंकि उन्होंने जीते जी उस लड़के को अपने बेटे का हक दिया, उसी तरह से इंट्रोड्यूस कराया है। अलादा's legitimacy was securely established, तो उसका भी हक बनता है। द केस वॉज रिमांडेड बैक टू द लोअर कोर्ट स्ट्रिक्टली, कि जल्दी से कैलकुलेट करो उसका कितना शेयर बनेगा और दो। तो आपको याद रखना है अलादाद इस्माइल खान का केस, पेटर्निटी का एक्नॉलेजमेंट, कि अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट किया है कि मेरी औलाद है तो उसका हक बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, शाहबानो केस किससे रिलेटेड था? अब भी बताया, अब इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी। डाउरी डिमांड, हेरासमेंट एट वर्क प्लेस, मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स मुस्लिम वुमेन एंड ट्रिपल डिवोर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। अभी आपको बताया था मेंटेनेंस का केस, इस पे मूवी बनी है हक, जिसमें सुंदर सी यामी गौतम ने काम किया है, ठीक है। ट्रिपल डिवोर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन, अभी आपको पीछे बताया था शायरा बानो केस। शाहबानो केसेस मेंटेनेंस को लेके, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स मुस्लिम वुमेन। जल्दी से केस देख लेते हैं। लैंडमार्क केस है, इस केस का वैसे नाम था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, 1985 का केस है। तो शाहबानो 85 का केस है, शायरा बानो 2017 का केस है, ठीक है। केस के फैक्ट देखते हैं। शादी हुई 1932 में, शाहबानो बेगम की शादी होती है अहमद खान से, अमीर एडवोकेट थे, इनके 5 बच्चे भी थे। अबैंडनमेंट 75 में, 43 ईयर्स हो चुके थे मैरिज के, इसीलिए मैंने कहा मूवी में यामी को यंग दिखाया है, एक्चुअली वो काफी बुजुर्ग महिला थी। आप इमेजिन कर लो, अगर 20 साल की उम्र में भी उनकी शादी हुई होगी तो भी वो 60-63 साल की थी, फॉर एग्जाम्पल। 75 में, 43 ईयर्स आफ्टर मैरिज, अहमद खान ने शाहबानो को घर से निकाल दिया और दूसरी यंग बीवी ले आए, ठीक है। तो शाहबानो ने कहा तुम तो गए एक तरफ, प्रेम मोहब्बत सब गई, उम्र बीत गई, मेंटेनेंस की बात करते हैं। तो उन्होंने 125 सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस क्लेम की। वो मुस्लिम लॉ के तहत नहीं गई, वो उन्होंने इंडिया का सेक्युलर लॉ चुना, 125 सीआरपीसी। उसमें पिटीशन फाइल की कि मुझे मंथली अलाउंस इतना मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। डिवोर्स, नवंबर 1978, एक ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग में अहमद खान ने ट्रिपल तलाक दे दिया अपनी बीवी को।
अभी तक नहीं दिया था, याद रखना। अप्रैल 1978 केस हुआ और नवंबर 1978 उन्होंने अपनी बीवी को वही पैसे दिए, ट्रिपल तलाक दे दिया। अब आप सोचो कि मूवी में वो सीन क्या था जो वो पैसे दे रहे थे। मेहर की रकम तय होती है मुस्लिम मैरिजेस में शादी के समय, और अगर आप अपनी बीवी को तलाक देते हैं तो आपको वो रकम चुकानी पड़ती है उसे। तो आप अब मेहर कितनी भी तय हो, मेहर 100 रुपए तय कर दो, चाहे 10,000 तक तय कर दो, पर आप किसी को क्या एक बार में 10,000 रुपए आज की डेट में दे के ये बोलोगे कि हो गया चलो बाय? लाइफ लॉन्ग वो इंसान कैसे गुजारा करेगा? उसने तो आपसे शादी की थी, वो खुद का गुजारा कर नहीं सकता, काम कर नहीं सकता, अनपढ़ है या जो भी है, वट एवर द सिचुएशन इज। तो उन्होंने अपना बचाव करने के लिए क्या किया, उनको ट्रिपल तलाक दे दिया। डिफेंस ने क्या कहा, खान ने आर्ग्यू किया दैट बिकॉज उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे चुका है तो अब तो वो उनकी बीवी ही नहीं रही, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर उनको सिर्फ मेंटेनेंस इद्दत पीरियड में देना है जो तकरीबन 3 महीने का होता है रफली, और मेहर की रकम अदा करनी है। मैंने दोनों कर दी, मेरा काम खत्म। मैं मुस्लिम हूँ, मैंने अपनी बीवी को तलाक दिया है, मुझे मेहर की रकम देनी है, इद्दत पीरियड में उसको मेंटेन करना है, काम खत्म। मैं आजीवन क्यों इसको अलाउंस दूं? मैं नहीं दूंगा, अब ये मेरी बीवी नहीं रही। ये आर्ग्यूमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रुको हम बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली शाहबानो के फेवर में डिसीजन दिया, एक हिस्टोरिक जजमेंट देते हुए। उन्होंने कहा ऐसा है, सेक्युलर लॉ सब पे अप्लाई होता है। वो सेक्युलर लॉ के अंडर आई है 125 सीआरपीसी के अंडर। एक सेक्युलर जेंडर न्यूट्रल लॉ है, बाय द वे जेंडर न्यूट्रल भी है, किसी को लग रहा हो लड़कियों के साथ होता है, लड़के भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। And it was enacted to prevent societal destitution. It overrides any contrary personal religious laws, including Muslim personal law. कोई भी पर्सनल लॉ अगर है, रिलीजियस लॉ है, जो अगर इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, किसी का हक छीन रहा है, वो ओवरराइड करेगा आपका सेक्युलर लॉ। इसलिए एक तो 125 सीआरपीसी के अंडर वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। नो कॉन्फ्लिक्ट विद द कुरान, उन्होंने ये भी कहा कि कुरान से भी इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट टेक्निकली है नहीं, क्योंकि कुरान में भी, इस्लाम में भी एक ऑब्लिगेशन है हस्बैंड पे अपनी बीवी को मेंटेन करने की, ठीक है। डिवोर्स्ड वाइफ को अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो आपकी जिम्मेदारी इस्लाम में भी मानी गई है, ठीक है। मेहर और इद्दत के बाद भी अगर वो खुद का गुजारा नहीं कर पाती है तो आपको उसका ध्यान रखना होगा, ये तो वहां पे भी कहा गया है। और लास्ट में दिस वाज देयर वाज आल्सो अ कॉल फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। वाईवी चंद्रचूड़, डोंट कंफ्यूज विद द लेटेस्ट जज, ये उनके पिताजी की बात हो रही है। उन्होंने बोला कि यूसीसी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोगों को लॉज में इक्वालिटी आएगी, ठीक है। पॉलिटिकल आफ्टरमैथ इस केस के बाद क्या हुआ ये भी समझते हुए जाओ। उस टाइम पे बड़े प्रोटेस्ट होने लगे, ये जजमेंट ने बहुत पब्लिक में मतलब तनाव पैदा कर दिया कि कोर्ट कैसे इंटरफेयर कर सकता है हमारे पर्सनल मामले में एक्सेट्रा। तो पॉलिटिकल बैकलैश से डरते हुए कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट। प्लीज कंफ्यूज मत होना, शायरा बानो केस में क्या पास हुआ था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। यहाँ क्या पास हुआ है, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इन्होंने कोर्ट की रूलिंग को ओवर रूल कर दिया, ठीक है। और उन्होंने बोला कि नहीं, मुस्लिम हस्बैंड की लाइबिलिटी नहीं बनती है इतना मेंटेन करने की इद्दत के बाद, उसके बाद उसके या तो रिलेटिव की जिम्मेदारी है या वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। अब हम एक नया केस पढ़ रहे हैं, डैनियल लतीफी केस 2001, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस केस में द लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट टू बाईपास शाहबानो जजमेंट वाज क्लेवरली रीइंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क केस ऑफ डैनियल लतीफी। कोर्ट ने फिर से कहा, इधर आओ हम बताते हैं, जो तुम बहुत चालाकी से बात घुमा रहे हो अब हम घुमाते हैं वापस बात को, ठीक है। और ये कब की बात है, 2001 की। तो शाहबानो जजमेंट आया, 86 में ये एक्ट आया और 2001 में इसे ओवरटर्न किया गया। कोर्ट ने कहा, इट रूल्ड दैट अ मुस्लिम हस्बैंड मस्ट मेक अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन फॉर वाइफ्स एंटायर फ्यूचर लाइफ विद इन द इद्दत पीरियड इटसेल्फ। इन्होंने कहा ठीक, तुमने बोला इद्दत तक मेंटेन करेगा, मान लिया, पर हम ये कह रहे हैं उसको उस इद्दत पीरियड में इतना इंतजाम करके देना होगा कि वो बाकी पूरी जिंदगी गुजार सके। फेयर रीजनेबल प्रोविजन मेंटेन करके इतना देना होगा कि वो आगे की जिंदगी गुजार सके, तो अब तुम एक बार में बड़ा अमाउंट दोगे, ऐसा टाइप का, ठीक है, कुछ ऐसा सेटअप बना दिया। तो कोर्ट ने, ये केस भी इंपॉर्टेंट है, डैनियल लतीफ। सो वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस। इसको 2 पार्ट में इसलिए बना रही हूँ, नहीं तो एक सिंगल पार्ट बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, प्लस कल को केस लॉस को लेके मुझे कुछ और भी ऐड करना हुआ तो मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड करती जाऊंगी, ठीक है, कुछ भी और एडिशन होगा। सो दिस इज पार्ट 1, इसका एक पार्ट और आएगा एंड वी विल बी डन विद फैमिली लॉ, तो प्लीज मिस मत करना, जरूर देखना। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय।